हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ के पूरा किया है उसका नाम है ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को भारत से भगाया, इसके बाद में डचों को भगाया और फिर कड़े संघर्ष के बाद फ्रांसीसियों को भी भगा दिया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसे यहाँ पे अपने ही यूरोप की किसी कंपनी से या किसी कंट्री से कोई खतरा नहीं है। ठीक। दूसरा प्रश्न उठता है कि अब वो भारत में क्या करें। तो इसके लिए हमें पहले भारत की स्थितियों को देखना पड़ेगा। भारत में सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और महान मुगल साम्राज्य है इसका पतन यहीं से शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था, लेकिन उसके खत्म होने की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे मुगल एम्पायर छोटा होने लगा और फाइनली 1857 में जाकर के खत्म हो गया। पूरी मुगलिया सल्तनत में दो महान बादशाह रहे, पहला अकबर और दूसरा औरंगजेब। अकबर की महानता को लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन औरंगजेब की महानता को स्वीकार करने में संशय है क्योंकि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था। ही वॉज नॉट टॉलरेंट। तो अब हुआ ये कि उसका जो तानाशाही रवैया था, वो लोगों के ऊपर जो जबरन रूल करता था, उसके मरने के बाद नतीजा ये हुआ कि अलग अलग राज्यों में जो उसके गवर्नर्स थे, जैसे बंगाल में, अवध में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, तो इन लोगों को लगा कि अब मुगलों का कुछ नहीं हो सकता। तो इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार हो, लेकिन अचानक से केंद्र सरकार का मजबूत जो शासक हो उसकी मृत्यु हो जाए, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अपना कनेक्शन खत्म कर लें और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दें। तो औरंगजेब के मरने के बाद कुछ यही हुआ था। आई बात समझ में? इनमें मुगलिया सल्तनत से टूटकर जो सबसे विशाल राज्य की स्थापना हुई वो बंगाल था और बंगाल की स्थापना करी थी मुर्शीद कुली खान ने। और भी राज्य हैं। तो इस तरीके से जब छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया और मुगलिया सल्तनत की सीमाएं संकुचित होती गईं, सिकुड़ती गईं, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक ट्रिक आई। वो ट्रिक ये थी कि पूरे भारत को तो आज भी एक साथ हराना मुश्किल है, इसलिए एक एक करके अलग अलग राज्यों पर कब्जा किया जाए और इसी क्रम में जो सबसे शक्तिशाली राज्य है वो है बंगाल। तो क्यों ना सबसे पहले बंगाल पर ही कब्जा किया जाए। तो यहीं से कहानी शुरू होती है ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत में प्रसार की। और चूंकि इस कहानी के बैकग्राउंड में बंगाल है और ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इन्हें देशी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। तो पहले आप प्रिंसली स्टेट्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स consisted a large number of princely states। भारत में अनेक देशी रियासतों की स्थापना धीरे धीरे हो गई। अगर आप नंबर की बात करेंगे तो कितनी? 565, 565। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है। समवेयर द रिमेन्स ऑफ द लार्ज मुगल एम्पायर, और इनमें से कुछ ऐसे थे जो मुगल साम्राज्य से ही टूट करके अलग हुए थे, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया बंगाल। सम प्रिंसेस nobles were sent as governors during Mughal time and later when the Mughal empire became weak they declared independent। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन गवर्नर्स ने अपने आप को स्वतंत्र शासक और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। एग्जाम्पल हैदराबाद, बंगाल, अवध। ठीक है। इन मोस्ट स्टेट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टुक प्लेस। और चूंकि आप महान मुगल साम्राज्य से टूट करके अलग हुए हैं तो औरंगजेब के जैसे तानाशाही तो आप नहीं कर सकते। तो जो नए राज्यों की स्थापना हुई वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया ग्रामीण स्वायत्तता थी। लोग अपने राजा से, अपने शासक से बातें कर सकते थे और लोगों का जनजीवन जो था वो सामान्य था, पहले से बेहतर हो गया था। लेकिन इसी बीच सम स्टेट्स वर ऑलवेज अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी एंड वर कंसिस्टेंटली एट वॉर अगेंस्ट हिम। जो राज्य टूट करके अलग हुए इनमें से बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो मुगलों से नफरत करते थे, लेकिन मुगलों का कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मुगल्स बहुत पावरफुल थे। तो औरंगजेब के मरने के बाद जब ये आज़ाद हुए तो जाहिर सी बात है इन्होंने राहत की सांस ली और अपना शासन अपने हाथों में लेने लगे। उदाहरण के तौर पे मराठा, सिख और मैसूर। अब जब राइज ऑफ द इंडियन स्टेट्स यहाँ पर होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव जमा चुकी है, तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडीइंग इंडियन स्टेट्स। हम आखिर इनके बारे में चर्चा कर तो रहे हैं। तो बिकॉज द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट देम टू कंट्रोल लैंड एरिया। अंग्रेजों ने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ा ताकि बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। डिफरेंट ट्रीटीज वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच में अनेक संधियां हुई।
और आज का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आपको इंडिया का दिखता है, यानी कि जो आज भारत का नक्शा दिखता है, अलग अलग राज्य दिखते हैं, इन सब का बैकग्राउंड यहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन उस जमाने में भारत का जो नक्शा था वो थोड़ा सा अलग था। द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन बाय ब्रिटिश वॉज डन विद द ग्रेट पेशेंस एंड स्टार्टेड बाय द यूरोपियन पावर स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मैंने कल भी ये बात आपको बताई कि भारत पे कब्जा करने की जो प्रक्रिया थी वो स्लो एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे थी, धीमी गति से थी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस थी। एक झटके में ऐसा करने का प्रयास किया जाता तो कभी भी ये प्रयास सफल नहीं हो पाते। आगे बात समझ में। अब आप एक बार जरा मैप देख लीजिए, ये मैप है उस जमाने का, और इस मैप के ऊपर सबसे बड़ा राज्य देखते आपको नजर आ रहा है बंगाल। ठीक है, ये बंगाल है। बंगाल के बाद ये है मराठे, इस तरीके से फैले हुए हैं। हालांकि एक समय ऐसा आएगा जब इस पूरे भारत के नक्शे पर मराठे होंगे। ये यहाँ पर है मैसूर, राजपूत सभी भी यहाँ पर हैं। ये छोटा सा रह गया है अवध, और ये है दिल्ली, और यहाँ पर है पंजाब, और इसके उस पार है अफगान। तो आज के जैसा तो मैप नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बंगाल जहाँ था वहीं है, लखनऊ अवध जहाँ था वहीं है, दिल्ली जहाँ था वहीं है, मराठे जहाँ पर थे आज वहाँ पे महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार का नक्शा ये हमारे सामने निकल करके आता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों की जो नज़र है वो सबसे पहले बंगाल पर ही क्यों पड़ी, बंगाल में आखिर ऐसा क्या था। तो इंडियन ज्योग्राफी जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अगर वो बंगाल के नक्शे को अपने दिमाग में लाएं तो आपको पता है, बल्कि मैं आपको बना के दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये है उस जमाने का इंडिया, लेकिन इसकी सीमाएं ऐसी ना होकर के ऐसी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिवीजन, तो ये नक्शा हुआ था, और इस नक्शे के ऊपर लगभग ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये बंगाल है, ये पूरा एरिया बंगाल है। अब बंगाल की सबसे खास बात यह है कि हल्दिया और कलकत्ता दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर, पोर्ट आज भी है। और आज भी जितना भी व्यापार भारत का पूर्वी देशों के साथ होता है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, चाइना, हांगकांग, यहीं से होता है। ये गंगा नदी है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, दोनों आपस में मिल रही हैं और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी कर रही हैं। उत्तर भारत से किसी भी रूप में अगर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उसको बंगाल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट से अगर हम किसी भी रूप में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उसको भी बंगाल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और ये सारा माल जो अनलोड होगा ये कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट पर होगा। ये हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, आर्ट एंड कल्चर। आज बंगाल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया है, लेकिन अगर हम उस जमाने के बंगाल को देखें जब ब्रिटिश कंसोलिडेशन हो रहा था, तो आप पाते हैं कि बंगाल में कला और संगीत अपने चरम पर है। भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913। कहाँ के थे? बंगाल में। किस किताब के लिए मिला? गीतांजलि। आज भी बंगाल में रविंद्र संगीत बहुत प्रसिद्ध है, लोग सुनते हैं। आप लोग रियलिटी शोज देखते हो, रियलिटी शोज में आप देखते हैं कि चाहे सिंगर आए चाहे डांसर आए, मैक्सिमम कहाँ के होते हैं? बंगाल। और जीतते भी कहाँ के बच्चे हैं? बंगाल। आप बॉलीवुड उठा के देखिए, किसी भी खूबसूरत अभिनेत्री का नाम ले लीजिए, वो बंगाल की है। चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे सुष्मिता सेन हो, सब बंगाल। किसी भी महान जज का नाम ले लीजिए, बंगाल। किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, वो बंगाली ही था। तो बंगाल अपनी कला और साहित्य और संस्कृति के मामले में भी बहुत उत्कृष्ट राज्य था। दूसरा, प्रोडक्शन। हरित क्रांति जब आ गई और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर आई, तो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन पूरे देश में होने लग गया। लेकिन इसके पहले कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था धान का? तो बंगाल। क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं गंगा भी है, यहां पर ब्रह्मपुत्र भी है, और धान वहीं होगा जहां पानी होगा, तो नेचुरली यहां पर वाटर बहुत है। तो बंगाली चावल, आज भी आप देखते हैं मच्छी बात, मछली और चावल बंगाल की भोजन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो ये क्यों है? क्योंकि बंगाल में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो बंगाल कला में, साहित्य में, संस्कृति में अच्छा है, बंगाल उत्पादन में अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल में पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा होगी। पॉपुलेशन कहाँ पर होगी? जहां पर लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत होगी। तो बंगाल में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। पूरे भारत की आबादी एक तरफ और अकेले बंगाल की आबादी एक तरफ। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, भारत में जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो जितने भी नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, ये भी सब कहाँ के हैं? बंगाल। उदाहरण,
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो। और आगे अगर आप आएंगे, आगे के टाइम पीरियड में आएंगे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से हैं। तो बंगाल वीरता की भूमि है, बंगाल शौर्य की भूमि है। इसके बाद जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पे आप लोग पढ़ते हैं कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया था? बंगाल में, कलकत्ता। एलिजा एम्परे पहले न्यायाधीश थे। इसी तरीके से भारत की पुरानी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तो कहीं ना कहीं बंगाल की मिट्टी सोना उगल रही है। बंगाल के लोग अंग्रेजों के बहुत काम के हैं, और बंगाल पे अगर कब्जा कर लिया जाए तो ब्रिटिशर्स जिस बेसिक मोटिव से भारत में आए हैं, यानी कि व्यापार, उसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? इन सारी स्थितियों के बीच ये जो बंगाल आपको नजर आ रहा है, इसकी स्थापना करता है मुर्शीद कुली खान। इसने बंगाल राज्य की स्थापना की, और अंग्रेजों की जो निगाहें हैं वो बंगाल में टेढ़ी हो ही रही थी। अब जब ये व्यापार की परमिशन लेकर बंगाल पहुंचते हैं, तो जो स्थितियां मैंने आपको बताई बंगाल की, इन स्थितियों को देखते हैं, इससे अवगत होते हैं, और इन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि अगर बंगाल पे कब्जा हो गया तो हिंदुस्तान पे कब्जा करने में देर नहीं लगेगी। तो बंगाल में यह कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी, अब आप इसको देखें। थोड़ा और समय जब बीता, और अंग्रेजों ने जब भारत का पहली बार नक्शा बनाया, तो कुछ ऐसा बनाया था। इस नक्शे पे आप देख सकते हैं बंगाल का आकार। ये देखिए, बड़ा राज्य है, ये बंगाल है। जो चीजें मैंने आपको भी समझाई, आप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भी देख रहे हैं, यहां पे पोर्ट भी आप देख रहे हैं, कलकत्ता और नदिया। अब देखिए बंगाल, अंग्रेजों ने बंगाल पे जो कब्जा किया वो प्लासी और बक्सर के युद्धों के माध्यम से किया। अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से जो पहली लड़ाई लड़ी, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जो किया इंडियंस के साथ, उसे द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। इसकी सामान्य कहानी ये है हमारे आपके समझने के लिए, कि मुर्शीद कुली खान ने तो इस्टेब्लिश किया, आगे चल के बंगाल के एक नवाब हुए जिनका नाम था सिराजुद्दौला, शॉर्टकट में कहते हैं सिराज। और कल मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ब्रिलियंट कमांडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था। तो जब कंपनी बंगाल में पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ के जो लोकल नवाब हैं ये आपस में लड़ा करते हैं, क्योंकि मुगलों से टूट करके अलग हुए। अब ज्यादा जमीन किसके पास है, इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट होगा। और जब ये लोकल नवाब एक दूसरे से लड़ते हैं तो इनको सेना की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन भारत में युद्ध के शस्त्र के रूप में क्या है? तलवार है, भाला है, कुल्हाड़ी है, गैती है, ये सब है। लोकल लोगों के पास में भी तोप जैसी चीजें नहीं है। और अंग्रेज भारत में क्या लेकर के आए हैं? ऑटोमेटिक वेपन्स। तो धीरे से ये नवाबों के पास पहुंचे और नवाबों को तोहफे दिए, विदेशी शराब पिलाई और अपने विश्वास में लिया, और नवाबों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आपको जब लड़ना ही है तो आप हमारी सेना लेके जाओ, हमारे पास छोटी मोटी सेना है, वो ले जाओ, ऑटोमेटिक वेपन्स है, जीत जाओगे। और जब जीत जाओगे तो आपकी जान माल की हानि कम होगी और बड़े बड़े लैंड आपको मिलेंगे। तो नवाबों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम सेना नहीं ले जाएंगे, हम कह रहे नवाब, तुम लोग हमारे यहाँ काम मांगने आए हो, बेकार के लोग हो, तुम्हारी सेना हम ले जाएंगे। तो अरे नवाब साहब ले जाओ, लेकिन मान लो अगर आपको ऐसा कोई ईगो हर्ट हो रहा है भाई किराया दे देना। तो नवाब ने कहा ये बात तो समझ में आती है, है भी किराया। बाद में जब किराया फिक्स हुआ सेना का तो बहुत हैवी अमाउंट फिक्स हुआ। और जब नवाब अंग्रेजों की सेना लेकर के जीत जाते थे तो पुरस्कार भी देते थे, उपहार भी देते थे, वो इंसेंटिव हो गया, अलग इनकम हो गई। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक और भारत में सर्वाइव कर रही है, और दूसरी ओर किसी तरीके से वो अपनी सेना भी ले आई है। सेना लाने का उद्देश्य युद्ध करना नहीं था। कल आप लोगों ने सीखा कि अंग्रेजों ने अपने जो वेयर हाउस बनाए, यानी कि जो कारखानों की स्थापना करी, जो किलों की स्थापना करी, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? नहीं तो लोकल लोग तो वहां लूट के ले जाएंगे। तो ये जब नवाबों के पास गए, अपनी पीड़ा इन्होंने बताई, तब नवाबों ने ही इनको परमिट किया कि ठीक है आप छोटी मोटी सेना यहाँ पे लाके रख लीजिए ताकि आपके अपने किले की सुरक्षा हो जाए। लेकिन सेना तो लाके रख लेंगे, सेना का खर्चा कौन झेलेगा?
सैनिकों की हेल्दी डाइट है, साजो सामान है, वर्दी है, जूते हैं, बूट है, हथियार है, गोला बारूद है, इसका बहुत बड़ा खर्चा है। कौन झेलेगा? सेना तो केवल बैटरी सुरक्षा कर रही है। तो ये दिमाग लगाया गया था कि भाई अपनी सेना नवाब को दे दो, किराया भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा और हमारा खर्चा बचेगा। और सैनिक अगर लड़ाई करें तो उसके हाथों में जंग लग जाएगी, तो उसको लड़ना भी बहुत जरूरी है। लड़ने लगी सेना। अब जो नवाब सैनिक ले जाता था वो युद्ध में जीत जाता था। इधर 300 अंग्रेजों के सैनिक, उधर 3 लाख की सेना हार गई। सामने 100 आदमी दौड़ा आ रहा है तलवार लेके, इधर से आपने गोली चलाना शुरू किया, सब भाग गए। तो ये तो होगा ही। अब नवाब खुश, ये लो मोती का माला ले जाओ। कीमत क्या है? एक एक मोती की कीमत एक एक गांव के बराबर है। डायलॉग सुना है ना आपने, ले जाओ। अंग्रेज भी खुश, नवाब भी खुश। एक समय ऐसा आया कि जब नवाबों में अंग्रेजों की सेना को किराए पर लेने की होड़ लग गई कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, क्योंकि जो ले जाएगा वो जीतेगा, ये कन्फर्म है। और जब किराया लेने की होड़ लगेगी तो सेना का भी तो ऑक्शन होगा, नीलामी होगी। उस जमाने के हिसाब से लाखों रुपए किराया अंग्रेजों ने वसूला। इनका एक भी सैनिक नहीं मरता था, केवल गोली बारूद खर्च होता था, बदले में बहुत कुछ मिलता था। बैठे बैठे रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में विचार आता है। विचार ये आता है कि अगर हमारी सेना ले जाकर के कोई नवाब युद्ध जीत सकता है तो क्या हम डायरेक्ट युद्ध में भाग लें तो नहीं जीत पाएंगे? हमारी सेना, हमारा सैनिक हमारे लिए ज्यादा ईमानदारी और बहादुरी से लड़ेगा। फिर इस विचार ने कंपनी को आराम नहीं करने दिया और कंपनी ने प्रत्यक्ष जिस युद्ध में भाग लिया वो था द बैटल ऑफ प्लासी 1757 प्लासी की लड़ाई। क्या लगता है आपको इसका रिजल्ट क्या होगा? अंग्रेज जीतेंगे, सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक वेपन्स है। तो यहां से आप मान सकते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद की पहली बार नींव पड़ती है। ये एक संक्षिप्त कहानी आपको प्लासी का बैकग्राउंड समझाती है। अब ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आप देखिए कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कैसे किया? थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। बंगाल की स्थापना किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने करी। ये कौन था? गवर्नर था मुगल प्रोविंस बंगाल का, यानी कि जब औरंगजेब का शासन था तो ये बंगाल का गवर्नर था, जो बाद में बंगाल का मालिक बन गया। रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, बंगाल भारत में सबसे अमीर राज्य है। क्यों है? रीजन मैंने आपको पीछे बता दिया। 1717 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होती है। और झगड़े की जड़ भी समझिएगा, यह है मुर्शिद कुली खान। इन्होंने बंगाल की स्थापना करी थी। अगर किसी को लगे कि क्या उस जमाने में कैमरे का आविष्कार हो गया था, तो जवाब है नहीं। तो फोटो कहां से आ गई? पेंटिंग। तब पेंटिंग्स बनती थी और पेंटिंग बनवाने के लिए राजा रानियां घंटों और कई बार कई दिनों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे। और जिन लोगों को पेंटिंग बनवाने का शौक था, जैसे कि जहांगीर, तो ऐसे लोगों का तो पूरा जीवन ही पेंटिंग बनवाने में चला गया। अब इतना उगड़ बेड़ करके सच सवड़ के कोई व्यक्ति बैठेगा, और उस जमाने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से निकाल लिया और फिर स्केच और फिर फटाफट रंग भर दिया, ऐसा तो नहीं है, देख देख करके बनाना है। तो अब ये बढ़िया सिंहासन लगा के और पीछे में बढ़िया सीनरी होनी चाहिए थी, पेड़ पौधे फुलवारी दिखे, नक्काशी दिखे, फिर ये जा करके अपना बैठते थे। सुबह अपना चाय नाश्ता करके बैठ गए, उसका 4 घंटे बैठे, 4 घंटे में उसने स्केच बना लिया। फिर नवाब साहब उठे, खाना वाना खाया, सो गए। फिर शाम को 4 घंटा बैठे तो फिर मुंह बन गया, फिर अगले दिन बैठे पेट बन गया, अगले दिन बैठे हाथ पे, ऐसे करके कई कई दिनों में जाकर के ये पेंटिंग बनती थी। फिर इसमें रंग भरा के बढ़िया सा फ्रेम काट के इसको सुरक्षित रखा जाता। तो जब भी आप ऐसा कोई चित्र देखें तो ये पेंटिंग होती है, और ऐसा कतई जरूरी नहीं कि वो ऐसे नहीं दिखते होंगे। आज भी आप लोग देखते हैं पेंटिंग लोग बनाते हैं, एग्जैक्ट हूबहू उतार देते हैं, तो ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, और ये है सिराजुद्दौला। ठीक है, अब जैसे थे वैसे ही पेंटिंग है, तो इसमें कोई फैन बट की बात नहीं। मूछें हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, यहाँ थोड़ी छोटी बन गई, या हो सकता है थोड़ी छोटी हो और चित्रकार ने थोड़ा अपना बढ़ा के, नहीं नवाब की मूछें तो होनी चाहिए बड़ी बना। तो सिराजुद्दौला नवाब कब बनते हैं? 1717 में। अच्छा, नवाब बनने के बाद प्रॉब्लम देखिए इनकी क्या है। प्रॉब्लम है कि इंग्लिश एंड फ्रेंच फाइटिंग फॉर द पोजीशंस इन द साउथ एंड ऑल्सो इन बंगाल। भारत में अंग्रेजों ने यूरोपियों के खिलाफ जो युद्ध लड़े, उनमें सबसे मजबूत लड़ाई किसके साथ हुई थी? फ्रांस के साथ हुई थी। और आपको याद होगा कि जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना था कंपनी का, तो उसने क्या किया था? पौंडीचेरी को सीज कर दिया था। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं
तो एक ओर पौंडीचेरी सीज हुई पड़ी है और दूसरी ओर चंद्रनगर बंगाल सीज हुआ पड़ा है, और इसी बात को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं नवाब सिराजुद्दौला। क्लियर? अंग्रेज क्या कर रहे हैं? फोर्टिफिकेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जहां जहां पे जागीरें हैं उनके चारों तरफ दीवार खड़ी करवा रहे हैं, किले बनवा रहे हैं, और मिस यूजिंग दस्तक इशूड बाई फारूक सियार। इतिहास में दो बड़ी गलतियां हैं। पहली गलती मैंने आपको कल बताई थी, जरा याद करिए। पहली गलती इतिहास में भारत की गुलामी की शुरुआत की पहली गलती, टैक्स फ्री ट्रेड। किसने परमिशन दी थी? जहांगीर। जहांगीर ने टॉमस रो को फ्री इनलैंड टोल परमिशन दी थी। आप इंडिया के अंदर बिना टोल टैक्स के ट्रेड कर सकते हैं। ये पहली गलती। दूसरी और आखिरी गलती थी, पोस्ट मुगल्स जो आप लोग पीछे पड़ चुके हैं, तो उनमें एक नवाब का नाम आता है फारूक सियार, आपको याद होगा, और ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई है। फारूक सियार ने क्या किया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के चलाने की परमिशन दी, करेंसी चलाने की परमिशन। नोट करेंसी नहीं होती थी, सिक्के होते थे, सिक्के चलाने की परमिशन दे दी है। मैं आपके देश में व्यापार करने आया हूं और आपने मुझे व्यापार करने की परमिशन भीख के रूप में दी, क्योंकि आप बहुत बड़े नेता हैं, बादशाह हैं, तो आपको लग रहा है कि अरे यार ठीक है, हैरान परेशान है, चलो व्यापार कर लेगा। अच्छा, मुझको आपने इतना ज्यादा पीड़ित पाया कि मुझे अपने सिक्के चलाने की परमिशन दे दी। तो जब मैं अपने खुद के सिक्के चला सकूंगा तो आपकी करेंसी का क्या होगा? वो तो अपने आप पे गिर जाएगी ना। और जब आपकी करेंसी गिर जाएगी तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फारूक सियार जो कि मुगल बादशाह है, इसने सेम ईयर 1717 में ही अपनी करेंसी चलाने की परमिशन दे दी है, जबकि 1717 में ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना है। अब जब अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे होंगे और अपनी करेंसी चला रहे होंगे, तो फारूक सियार के जो सैनिक हैं या उसके जो राजस्व अधिकारी हैं वो टोकेंगे। लेकिन क्या उनके टोकने का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम परमिशन कहां से लेके आए हैं? बादशाह से लेके आए, तुम तो नवाब हो। तो इधर बादशाह और नवाब के बीच में भी रिलेशंस खराब होंगे, और नवाब और कंपनी के बीच में तो पहले से खराब है। आगे बात में झगड़े की जड़ है। अभी मैंने आपको तीन बातें क्या बताई। पहली बात, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बननी होती तो वो मुगलों से टूट करके अलग क्यों होता। सेकंड चीज, मुगलों ने करेंसी चलाने की परमिशन दे दी जो बंगाल में नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कंपनी वहां पे अपना रुतबा दिखा रही है कि नहीं, हम तो भारत के बादशाह से परमिशन लेके आए हैं। और तीसरी चीज, मैं बंगाल का नवाब हूं, लेकिन मेरे ही बंगाल में आप चंद्रनगर को सीज किए पड़े हुए हैं, तो यहां से भी मैं कहीं ना कहीं नाराज तो हो ही जाऊंगा। तो इन तीन कारणों को लेकर के ब्रिटिश और नवाबों के बीच में बंगाल के संघर्ष चालू हो गया, और यह संघर्ष चालू हुआ 16 जून 1756 को। ठीक है। हेंस conflict between Nawab and the British on June 16th, 1756. पल्ला भारी किसका है? नवाब का, क्योंकि आप बाहरी हो, आप सिर्फ रंगबाजी दिखा रहे हो। मैं बंगाल का नवाब नहीं, बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य है, तो पल्ला तो मेरा ही भारी होगा। तुम करेंसी अपने लेके मेरे यहाँ घुसे पड़े हो, चंद्रनगर को तुमने सीज किया हुआ है और हमको आंखें दिखा रहे हो, तरेज रहे हो। हल्के मिल गया क्या नवाब को? इतना हल्का तो नहीं लगता है। तो इसने सीधे क्या किया? अटैक बाई सिराजुद्दौला ऑन ब्रिटिश पोजीशन। सीधे गया चंद्रनगर पे हमला किया और मार मार के अंग्रेजों को भगाना शुरू किया। ठीक है, अंग्रेज स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इतने भी नहीं। और आपके पास आर्म्स एंड एमुनेशन है, लेकिन सारे आर्म्स एंड एमुनेशन अगर लड़ाई में झोंक दोगे तो किलों की सुरक्षा कौन करेगा? और कंपनी के पास सैनिक तो मुट्ठी पर है ना अभी। तो सिराजुद्दौला ने सीधे अटैक कर दिया, और ये अटैक अनिश्चित था, अनएक्सपेक्टेड था। 16 जून की रात हमला हुआ था ये। तो अंग्रेज वहां से भागे। रिट्रीट ऑफ द ब्रिटिश टू फुल्टा। आप लोगों ने हुगली नदी सुना होगा। हुगली नदी के दक्षिण में एक छोटी सी जगह है फुल्टा, आजकल वहां पे आइलैंड है। तो अंग्रेज वहां भाग गए, सब भाग गए। और नवाब ने मूंछों पे ताव देख करके फिर से अपने महल में एंट्री मारी। सब लोग नवाब की वाह वाह करने लगे, भगा दिया ना अंग्रेजों को। लेकिन पुरानी कहावत है कि सांप को जब भी मारो तो फल कुचल दो। हाँ, और एक नादिन फोटो खींच लेती है आंख में, आपको पता ही है, वो ठोक के तुमको मारेगा।
तो एक और नवाब अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, दूसरी ओर थके आ रहे अंग्रेज फुलटा में भाग गए। अब पूरे भाग नहीं पाए थे, करीब 400-450 लोगों को पकड़ भी लिया नवाब ने। अब पकड़ने के बाद एक छोटी सी कुठरिया में बंद कर दिया, 403 लोगों को एक छोटी सी कुठरिया में बंद कर दिया। कुठरिया कितनी बड़ी होगी, ये जो पिलर है यहां से ऐसे दीवार खींच दीजिए, इतनी बड़ी कुठरिया होगी, ये बड़ी ही है मान लो, इससे भी छोटी ही थी कुठरिया, उसमें बंद कर दिया। कितने, 403 लोग। अब बताओ कैसे बंद किया होगा, वर्टिकल बंद किया होगा कि हॉरिजॉन्टल बंद किया होगा, एक के ऊपर एक लाद के बंद किया होगा। कुल मिला के जैसे ही बंद किया उसने बंद करके ताला मार दिया और चाबी लेकर चला गया। और सुबह ये कुठरिया खोली गई। क्या इसमें कोई जीवित बचा होगा, सारे मारे, सब अंग्रेज मारे। इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना, द ब्लैक होल। तो अंग्रेज कहां भाग गए, फुलटा। लेफ्ट ओवर ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर कन्फाइंड टू अ सेल, द ब्लैक होल। जो बच गए उनको एक छोटी सी कोठरिया में बंद कर दिया गया, और इसी घटना को काल कोठरी की घटना कहते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि प्लासी की लड़ाई सिर्फ इस वजह से हुई थी, ब्लैक होल इंसिडेंट की वजह से हुई थी। लेकिन ब्लैक होल इंसिडेंट तो स्ट्रगल का एक पार्ट था, यह प्लासी की पृष्ठभूमि नहीं थी। तो आप ये क्लियर रखिएगा कि जब कोई युद्ध होता है तो शहादतें तो देनी पड़ती हैं, लोग वीरगति को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अब कोई वीरगति प्राप्त कर जाए फिर आप कह रहे हमने इस वजह से घुसके मारा, नहीं, ये बात गलत है। तो ब्लैक होल इंसिडेंट है। हालांकि इस ब्लैक होल इंसिडेंट को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है आज भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1400 लोग बंद किए थे। भाई कैसे 1400 लोग बंद कर देगा इसमें, 1400 तो एक के ऊपर एक भी नहीं बंद हो पाएंगे। अब वो भी सारे के सारे आदमी, उनमें कुछ औरतें भी हों, बच्चे भी हों, तो मान लो हल्का शरीर, दुबला पतला शरीर, छोटा शरीर, सब आदमी, वो भी सैनिक तो लंबे चौड़े होंगे। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि इतनी बड़ी सेल में 400 लोग बंद हो सकते हैं कि 1400 लोग बंद, तो 400 भी नहीं हो सकते हैं। 10 बंद कर दो तो रात भर बिल आ जाएंगे, सुबह एक दूसरे के बाल खींच के निकलेंगे बाहर। काल कोठरी। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि 1400 लोग पॉसिबल नहीं है, 400 लोग पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे यक्ष प्रश्न पैदा होता है। यक्ष प्रश्न यह पैदा होता है कि हैड द ब्रिटिश रिट्रीटेड कंप्लीटली और द नवाब मेड एनी मिस्टेक। अंग्रेज फुलटा भाग गए, नवाब इसको अपनी जीत समझ रहा है, लेकिन क्या यह नवाब की जीत है या नवाब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सांप का फन नहीं। तो इतिहासकारों का मानना है यस इट वॉज अ बिग मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। या तो तुम पूरों को निपटा देते, आपने केवल 400 लोगों को कमरे में बंद करके मारा, तो नवाब डिड नॉट परसुएड द ब्रिटिश आउट ऑफ फुलटा कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग। नवाब से यही भूल हो गई कि इसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया। नॉर डिड ही टुक एडेक्वेट स्टेप टू डिफेंड कलकत्ता। और इसके बाद ऐसा मदहोश हो गए कि बाद में अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं करी। आप किसी को पेट पाट के चले आए, वो मौके पे आपका कुछ न कर पाए, बाद में तुम तो थोड़ा सा बच बचा के रहो कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो भी नहीं, कलकत्ता की सुरक्षा का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और इतिहास नेवर लीनियंट टुवर्ड्स मिस्टेक। इतिहास कभी भी गलतियों को लेकर के क्षमा नहीं करता है, जो गलती हो गई सो हो गई। और एक पुरानी कहावत भी है, वैसे कहावतें पुरानी ही होती हैं, कल बताया ना इसका। पुरानी कहावत भी है कि पहली गलती को माफ करना दूसरी गलती को बढ़ावा देना है। इसलिए कभी किसी की पहली ही गलती को मत माफ करिए। जब कोई कहता ना कि अरे इट इज माय फर्स्ट मिस्टेक, आई एम सॉरी, इट इज नॉट। गलती पहली बार होती है। कभी किसी को कहते सुना इट इज माय लास्ट मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी, ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं। इतिहास कायरों को कभी माफ नहीं करता, इतिहास गलतियों को कभी माफ नहीं करता, और खास तौर पे इतिहास पहली गलती तो कभी नहीं माफ करता। नहीं तो इतिहास का है। फरवरी 1757 प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून 1757 को। अब देखिए फरवरी में क्या हो रहा है, ट्रिटी ऑफ अलीनगर बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिश, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। मैंने आपसे कहा ना, साम दाम दंड भेद, युद्ध जीतने के 4 नियम। अंग्रेज सीधे भेद का उपयोग करते हैं। अगर अंग्रेज कोई तैयारी करेंगे लड़ाई की, सामने वाले को पता चल जाएगा, फिर आके मारेगा। तो इन लोगों ने ट्रिक लगाई कि चलो नवाब से चल के संधि कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो वो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। तो इसी संधि को कहा जाता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में अंग्रेजों और नवाबों के बीच में संधि हुई। अंग्रेजों ने नवाब से माफी मांगी कि दोबारा कलकत्ता की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। नवाब अपने मद में चूर, ये लेकिन यहीं से ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। एक और हो रही है बातें, टॉक्स, और दूसरी तरफ प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल।
युद्ध की तैयारी में। क्लियर? प्राचीन भारत का इतिहास जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने सीखे थे युद्ध जीतने के 3 नियम। किसी को याद है युद्ध जीतने के 3 नियम? कोई बड़े से बड़ा युद्ध, छोटे छोटा युद्ध। पहला नियम, युद्ध जीतने का पहला नियम, सामने वाले खेमे में कोई विभीषण ढूंढ लो। जैसे ही आपने अपोजिट पार्टी में कोई विभीषण ढूंढ लिया, आधी लड़ाई आप जीत गए। और इस नियम का प्रयोग ही पहली बार चूंकि श्री राम ने किया था तो उन्हीं के नाम पर चलता है। इट इज कॉल्ड विभीषण लॉ। आधी लड़ाई जीत गए, वरना बंदरों और रीछों के दम पे रावण को कौन मार पाता। रूल नंबर 2, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, सामने वाली पार्टी को आपस में लड़वा दो। उनको बता दो कि तुम लोग जा रहे युद्ध लड़ने, बड़ा ही भाई चाहता है छोटा वाला मर जाए ताकि सब प्रॉपर्टी कब्जा हो जाए। बस इतना कहना है। भले ही वो दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर बहुत अटूट विश्वास करते हो, मन में फीलिंग तो आई जाएगी ना, तुमको पता नहीं क्या कहता है तुम्हारे बारे में, भाई ऐसे हैं बस, इसके आगे आपको कुछ नहीं कहना। तो सामने वाली पार्टी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट करवा दीजिए। 30% लड़ाई आप जीत गए, 80% तो ऐसे जीत गए, बचा 20% का काम हमेशा सेना करती है। ठीक है, तो अंग्रेज देखिए स्टेप 1 क्या ले रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी, बैक चैनल टॉक्स वर टेकिंग प्लेस। विभीषणों को ढूंढा जा रहा है। बंगाल में कौन कौन विभीषण है? मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला का राइट हैंड है, दोस्त भी है, सेना नायक भी है, और वहां पे जो पोस्ट है वो है मीर बख्शी, नवाब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मानिक चंद कलकत्ता का डीएम है ये। अमीर चंद बहुत बड़ा व्यापारी है ये। जगत सेठ बहुत बड़ा बैंकर, ये मालदार पार्टी है, पैसा बहुत है इसके पास। और खादिम खान ये है कमांडर ऑफ लार्ज आर्मी ऑफ नवाब, यानी कि नवाब की सेना का सेनापति। अब अगर इतने लोगों को अंग्रेज अपने साथ मिला ले रहे हैं तो युद्ध में कुछ बचा? पहले खत्म। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी वॉज द बैटल विच वॉज नेवर फॉट। प्लासी एक ऐसी लड़ाई थी जो कभी लड़ी ही नहीं गई, क्योंकि खेल तो पहले खत्म हो गया। आई ना बात समझ में? ऑल दीज पीपल एक्टेड एज ट्रेटर्स एंड बैक स्टैब नवाब। इन सभी लोगों ने गद्दारों का रोल प्ले किया और नवाब के साथ भीतरघात किया। बैक स्टैब का मतलब होता है भीतरघात करना, पीठ में चूना घोपना। और फिर वो दिन आ गया जब इन लोगों को अपना काम करना था। प्रिपरेशन ऑफ वॉर हुई। यहां से 23 जून 1757 का दिन है। फोर्सेज ऑफ नवाब एंड ब्रिटिश क्लैश्ड एट प्लासी। प्लासी के मैदान पर नवाब की सेना और अंग्रेजों के बीच में सीधी टक्कर हुई। दिस बैटल वॉज नेवर लाइक अ कन्वेंशनल बैटल एज हार्डली फ्यू पीपल डाइड। बहुत ही कम लोग मरे, क्योंकि पहले तो पूरी फील्डिंग लगाई जा चुकी थी, युद्ध में तो कुछ बचा नहीं था। नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर एंड लेटर ऑन किल्ड बाय हिज ओन मेन। ये पेंटिंग आपको इस पूरी लड़ाई के बारे में समझा देगी। नवाब लड़ने आए थे इस हाथी पर चढ़ के। ठीक है, फिलहाल ये खड़े हैं सर झुकाए। ये है रॉबर्ट क्लाइव और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय ध्वज लहरा रहा है। हुआ कुछ यूं था, नवाब हाथी पे चढ़ के आया, सामने देखा अंग्रेजों की छोटी सी सेना है, हाथी से उतरा, सीधा तान क्या कहा, मारो। और जैसे उसने कहा मारो, कोई आगे ही नहीं बढ़ा। फिर वो पीछे पलटा, अगर तुमको सुनाई नहीं दिया, मारो, कोई आगे ही नहीं बढ़ा। फिर रॉबर्ट क्लाइव बोला अरेस्ट हिम, तो उसी की सेना ने उसी को अरेस्ट कर लिया। खत्म लड़ाई। क्या बताइए, खड़ा चढ़ चुके। अब यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि तुम अपनी जान से हाथ धो के आ जाओगे या ऐसे ही भाग जाओगे। हारे हो तो कोई हार तुमने स्वीकार भी ले, क्योंकि तुम्हारी सेना तो मेरे साथ है। अब तुम यहां से मर के जाना चाहते हो या जीवित जाना चाहते हो? इसने कहा जीवित, मर के नहीं जाना चाहते। बात चला गया, और जब चला गया तो थका हारा अपने महल पहुंचा। और जब महल पहुंचा तो कुर्सी पे सर टिका के ऐसे बैठा था, और पीछे से मीर बख्शी आए और गर्दन पकड़ी और छुरे से रेत दी। खेल खत्म, अपने ही लोगों ने मार दिया। फील्डिंग तो अंदर भी थी ना, केवल बाहरी थोड़ा ना थी। इसीलिए कहा गया कि प्लासी वॉज द बैटल विच वॉज नेवर फॉट। इसको युद्ध कहा होगा, लेकिन फिर भी इसको प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। और शायद अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के कैरेक्टर को समझ लिया होता तो उसके बाद में चीजें सही हो सकती थी। और सबसे बड़ा गद्दार कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर को बना दिया नवाब, क्योंकि शर्त यही थी कि तुम सिराजुद्दौला को मरवाओ, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अंग्रेज इतने शरीफ नहीं है। अब इनका जो असली रंग है, असली चेहरा है, वो आप कल की क्लास में देखेंगे कि फिर इन्होंने मीर जाफर के साथ क्या किया। इसीलिए आज भी आप लोग राजनीति में दो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स के बारे में सुनते होंगे, मीर जाफर और जयचंद। इन लोगों को राष्ट्रीय गद्दार की उपाधि है।
ठीक है ना। तो ये थी कहानी प्लासी की लड़ाई की। एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो फटाफट।